हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलो जी, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमने टेस्ट लिया था सीए इंटर में, नेगोशिएबल डिविडेंड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। आज उसके ऊपर अपन लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। परंतु इससे पहले कि मैं इसके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पर डिस्कशन करूं, आपको प्रेजेंटेशन का तरीका सिखाऊं, इससे पहले कुछ और ज़रूरी बातें जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहली बात, आज आपने देखा होगा, आज डेटेड 15 जून 2020 इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट की कि पुट आउट ऑप्शन दिया है उन्होंने जुलाई अटेम्प्ट वालों को। शायद जुलाई अटेम्प्ट वाले भी ये सुन रहे होंगे बातें, ये टेस्ट का सॉल्यूशन मेरे साथ डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ जी सर, कई कॉल्स आ रहे हैं सुबह से कि क्या करना चाहिए हमें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम जुलाई में देना चाहते हैं, कुछ कहते हैं हम नहीं देना चाहते। ओके, बहुत अच्छी बात। जो देना चाह रहे हैं आप दो, डिमोरलाइज फील मत करो किसी भी बात पे कि नहीं ये नहीं दे रहा तो वो नहीं दे रहा। आप में जज्बा है, आप दो। आप देना चाहते हो आप दो, मगर एक बात का ध्यान रखना बेटा, अपनी लाइफ से, तबीयत से, अपने परिवार वालों की हेल्थ से समझौता करके मत देना। अगर आपको लगता है ये एरिया ऐसा है जहाँ पर रिस्क है, जहाँ एग्ज़ाम देने जाने में रिस्क है, वापस आने में रिस्क है, तो मत जाना। मैं ये बात एक बड़ा भाई होने के नाते बोल सकता हूँ। और मैं अगर इस सिचुएशन में मेरा खुद का बच्चा अगर होता तो मैं उसे कहता कि बेटा 2 महीने वेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 महीने वेट कर ले। तो मैं यही आपको कहूँगा कि हो सके तो 2 महीने वेट कर लो। अगर आपका जुलाई अटेम्प्ट है, नवंबर में दे देना। वैसे भी जुलाई में दोगे, रिजल्ट आएगा कहाँ, सितंबर अक्टूबर में, और नवंबर में एग्ज़ाम है तो फिर। बट अगर आपको लगता है नहीं सर ये हमारी तैयारी के साथ समझौता होगा, क्योंकि नवंबर में तो हमें दूसरा ग्रुप देना है, तो 2 ऑप्शन बनते हैं। या तो फिर जाओ कि अगर आपको सब कुछ सेफ लगता है तो जाओ, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर और या जिसको भी आप मानते हो, प्रभु आपकी रक्षा करें, और कोई दिक्कत नहीं, गो फॉर इट। पॉजिटिव थिंकिंग रखना फिर कि कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा। अगर आप जाना ही चाहते हो तो, अगर आपको लगता है कि सब सेफ है तो, बहुत सारी कंडीशंस के साथ मैं कह रहा हूँ। परंतु अगर है कि नवंबर में तो दूसरा देना है, तो ऑप्शन एक और है कि नवंबर में दोनों ही दे दो एक साथ। दोनों क्लियर हो जाएंगे तो मार्केट में वैल्यू भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्रिशिएशन ज़्यादा दिया जाता है अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं। ठीक है, तो अब ये आपकी कॉल है। अल्टीमेटली आप डिसीजन मेकर हो, अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना सीखो। मगर जो भी डिसीजन हो उस पर गौर करना कि सबसे प्यारी, सबसे ज़रूरी चीज़ इस टाइम है वो है हेल्थ। अपनी तबीयत, आपकी तबीयत पे आपके परिवार वालों का भी भविष्य निर्भर करता है, तो उसके लिए उसका सबसे पहले ध्यान रखना और उसके बाद फिर आगे की सोचना। चलो जी, दूसरी बात, कई नवंबर वाले जिन्होंने रिसेंटली फेब बैच लिया, वो वेट कर रहे होंगे एक 3rd वॉल्यूम का, जो उनके पास प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है वो अगले कुछ मैक्सिमम शायद 10 या 15 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। आपके पास 10 या 15 दिन के अंदर पहुंच जाएगी वो 3rd वॉल्यूम। उसके बाद मैं अभी टेस्ट लेने की स्पीड थोड़ी सी मैंने जानबूझकर कम रखी हुई है, ताकि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आ जाए। और जब वो आ जाएगी उसके बाद हम लोग हर हफ्ते जो टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैं लाइव यूट्यूब लाइव पे ही डिस्कस करूँगा। तो वो यूट्यूब लाइव होगा ताकि उसी टाइम आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ऑन द स्पॉट मुझसे पूछ सकें। ठीक है ना? चलिए, तो आई थिंक अब हम शुरू करते हैं आज का अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। आप में से कईयों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मगर ज़्यादातर को दिक्कत ये थी कि सर ये समझ नहीं आ रहा कि हमें इस टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। चलो, आज मैं ये भी समझाता हूँ कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपके टेलीग्राम पेज के ऊपर मैं डाल चुका हूँ, ये आपके पास है। अब मैं इस पर डिस्कशन शुरू करता हूँ। चलिए, लेटेस्ट प्रोसीड विद मी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। कहता है स्वास्तिक प्राइवेट लिमिटेड पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन टू चेंज इट्स नेम, यानी कि नेम चेंज हुआ है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 13 का क्वेश्चन है, टू चेंज इट्स नेम टू स्वास्तिक दर्शन प्राइवेट लिमिटेड। ओके,
ऑन 30 मई 2019 एसआर पास 30 मई 2019 को हुआ है। रेलेवेंट एमसीए फाइलिंग वाज डन ऑन द ड्यू टाइम एंड देन कंपनी गॉट इट्स न्यू स्टेशनरी प्रिंटेड ऑन 1 जुलाई 2019। कंपनी ने नई स्टेशनरी भी बना ली 1 जुलाई को। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। There was a delay in the issue of certificate and company received a new certificate on 10th of August 20th of August 2019। अच्छा, कंपनी रिसीव्ड न्यू सर्टिफिकेट 20 अगस्त 2019 को कंपनी को नया सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है। आप जानते हैं कि कंपनी नया ऑब्जेक्ट कब अचीव कर सकती है, कि नया ऑब्जेक्ट कब शुरू कर सकती है? जिस दिन उसे नया सर्टिफिकेट है ना, ये मिलता है। तो मतलब जिस दिन रिसीव होता है ना, जो डेट इसके ऊपर मेंशन होती है ना, वहां से। तो मैं कहूं 20 अगस्त को ये रिसीव हुआ है, ठीक है, विच वॉज इशूड ऑन 10 अगस्त। हाँ, डेट मेंशन होगी 10 अगस्त इस पर, क्योंकि इशूड जो होता है ना, वही डेट उस पर मेंशन होती है सर्टिफिकेट पर। रिसीव तो पोस्टल अथॉरिटी की वजह से 10 दिन डिले से हुआ होगा, उससे हमें मतलब नहीं है। सवाल उठा जो उस पर डेट कौन सी होगी, जिस दिन वो इशू हुआ होगा, मतलब 10 अगस्त, ठीक है। जिस दिन इशू होता है वही डेट मेंशन होती है, यानी कि 10 अगस्त 2019 इसमें मेंशन होगी। तो कंपनी, सवाल उठा कि नया कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई करना चाहती है तो फिर नए नाम से तो कब से कर सकती है? मैं कह सकता हूं 10 अगस्त 2019 से कर सकती है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक डेट की क्लैरिटी इसने दे दी, ठीक है। कईयों के मन में जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो 10 अगस्त 2019 जब नया सर्टिफिकेट कंपनी को मिलता है, हम नॉर्मली कहते हैं ना मिलता है, तो मिलता है का मतलब क्या होता है? मतलब जब कंपनी को मिलेगा तो कंपनी नए नाम से कॉन्ट्रैक्ट अब कर पाएगी, मगर किस दिन से कर पाएगी? जो डेट उस पर मेंशन है उससे। और वो डेट कौन सी होती है? जिस दिन ये इशू होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी? सेक्शन 13 स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। टू ऑल्टर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 14 स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, सेक्शन 66 स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। टू डिक्लेयर द डिविडेंड, सेक्शन 123 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए। तो फिर डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ JIWPL इज लोकेटेड एट मणिपाल। ओके, आउट ऑफ द कंपनीज 180 मेंबर्स, 20 मेंबर्स हु आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर रिजाइड्स इन मंगलुरु, अ नियर बाय सिटी। देखते ही मुझे याद आ जाता है बेटा, ये सेक्शन 94 की तरफ मुझे लेके जा रहा है, जो कहता है कि कंपनी का ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर वगैरह हैं वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होते हैं, मगर अगर किसी और जगह पर कंपनी शिफ्ट करना चाहती है तो कर सकती है, प्रोवाइडेड स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए और वहां जहां नई जगह शिफ्ट कर रहे हो ना, वहां कंपनी के कम से कम 1/10 ऑफ मेंबर रेजाइड्स करते हो। तो वही लिखा, कहता है 120 मेंबर में से 20 मेंबर मंगलुरु के अंदर रहते हैं, यानी कि 1/10 रहते हैं। यस, दीज मेंबर रिक्वेस्टेड द कंपनी फ्रॉम सम reason to maintain the register of member in the company's liaison office in the Bengaluru। liaison office होता है मतलब जो कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया जाता ऑफिस, उसे liaison office कहते हैं, instead of Manipal henceforth। The register of member, अच्छा फिर ऑप्शन क्या है? The register of member shall be maintained only at the registered office in Manipal and maintaining in a place other than the registered office is not permitted under the Companies Act। ऐसा नहीं है। ओहो, मैंने ठीक कैसे कर दिया इसे? ऐसा नहीं है। आगे, द पासिंग ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग द रजिस्टर ऑफ मेंबर कैन बी मेंटेन इन द मंगलुरु। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। 10% मेंबर भी हैं वहाँ पर और स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो गया, तो सेक्शन 94 की जो दोनों कंडीशन थी वो फुलफिल हो रही हैं। सी कहता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन, गलत है। इफ मोर देन 1/3 ऑफ द मेंबर हुज नेम आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर रिक्वेस्ट फॉर अ चेंज, बिल्कुल गलत है। तो बी, थर्ड का बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। आगे बढ़िएगा। 4th, For appointing an auditor other than the retiring auditor, the special notice is required। Yes, absolutely। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 115, सेक्शन 115 ये कहता है। और यही बात फिर कौन कहता है? ये कहता है सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 भी यही बात कहता है। सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 याद हो अगर तो, ठीक है। 115 में भी लिखा और सेक्शन 140 सब सेक्शन 4 में भी लिखा है, क्योंकि ऑडिटर की बात है तो 140 सब सेक्शन 4 तो मैं कहूँगा स्पेसिफिकली लिख के आना। अगर दोनों में क्लैश हो, 115 भी लिखा हो ऑप्शन में और कभी 140 सब सेक्शन 4 भी लिखा हो, तो गो फॉर 140 सब सेक्शन 4, क्योंकि वहाँ पे इंटायर प्रोसीजर भी गिवन है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं अच्छा आप देख रहे होगे
आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के हैं। जहाँ जहाँ आपको पढ़ने को टाइम ज़्यादा लगेगा, जो जो केस स्टडी टाइप है वो 2 नंबर के उसने दे रखे हैं, बस और क्या। अच्छा 2 नंबर में रीज़न भी लिख के आना है, क्या रीज़न लिखने की यहाँ जगह दिख रही है आपको? नहीं, तो ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। भाई पढ़ने का टाइम ज़्यादा लग रहा तो उसने 2 नंबर का कर दिया, और क्या, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना। थोड़ा रीज़न लिख के आऊँगा मैं कहीं। As per the Negotiable Instrument Act, when the day on which a promissory note or a bill of exchange is at a maturity is a public holiday, then the instrument shall be deemed to be due on the हाँ जी next preceding business day. बढ़ सकते हैं आगे। A negotiable instrument drawn in favor of minor is valid होता है भैया, वैलिड होता है। बट ये और बात है कि माइनर इज नॉट लायबल, माइनर लायबल नहीं होता। सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट माइनर लायबल नहीं होता, बट प्रोमिसरी नोट तो वैलिड होता है ना। माइनर के अलावा बाकी पार्टीज तो एक दूसरे को स्यू कर सकती है ना। द होल्डर कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टी एक्सेप्ट माइनर। आगे, Atul contract to indemnify Neha against the consequences of any proceeding with Chirag may take against the Neha in respect of sum of 15,000 advanced by Chirag to Neha. Indemnity हो रही है। अच्छा, now Neha who is called upon to pay the sum of money to Chirag but she failed to do so. Contract of indemnity where one person agrees to compensate the loss caused to other person due to the conduct of third person or due to the conduct of the promisor. Promisor, the 2 parties, indemnifier, indemnity holder. Now, as per the provision of Indian Contract Act, advise the future course of action to be taken by Chirag. Chirag can recover from Atul, yes, क्योंकि नेहा नहीं पे कर रही तो अतुल ही पे करेगा, yes. तो फिर Chirag can recover the amount only from Neha, no. Chirag can recover the full amount from Atul, the answer is yes. 7th का B is correct. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फिर 2 नंबर का एक केस स्टडी आ गई। तो कहता है M drew a check amounted to 2 lakh payable to N and subsequently delivered to him. After the receipt of check, N endorsed the same to C but kept it in a safe locker. After some time N died and P found the check in the N's safe locker. State the nature of the instrument as amounting to endorsement under the Negotiable Instrument Act 1881. अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहीं खड़े खड़े मैं आपसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि ये 4 नंबर पे आ जाए तो कौन सा सेक्शन कोट करोगे? सोच के देखना, क्या सोच पा रहे हो? सेक्शन 46 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें डिलीवरी की चर्चा की गई है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे बियरर हो या ऑर्डर हो, उसमें डिलीवरी ज़्यादा होती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी इंस्ट्रूमेंट को आगे नेगोशिएट किया जाता है तो डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बियरर इंस्ट्रूमेंट केवल डिलीवरी के द्वारा नेगोशिएट होता है और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा आगे नेगोशिएट होता है। ये क्या है? M drew a check amounted to 2 lakh payable to N. बियरर वर्ड नहीं लिखा, यानी कि ऑर्डर चेक है, और अगर ऑर्डर चेक है तो इसका इंडोर्समेंट कैसे होगा, तो नेगोशिएशन कैसे होगा? इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी के द्वारा, तो यानी कि डिलीवरी तो यहाँ पर भी है। अब सवाल उठा डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी कैन बी एक्चुअल, डिलीवरी कैन बी कंस्ट्रक्टिव, इवन दो डिलीवरी कैन बी कंडीशनल एज वेल। सवाल उठा यहां पर, जब M ने चेक लिखा N के नाम पर और N को दे भी दिया, N ने C के नाम पर इंडोर्समेंट किया, मगर N ने C को इंडोर्स किया नहीं, उसने खाली लिखा इंडोर्स्ड टू C, कहीं डिलीवरी नहीं हुई है। तो क्या ये नेगोशिएशन हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो P ने ये N के सेफ लॉकर से चेक देखा। सवाल उठा इस इंस्ट्रूमेंट पे कोई पेमेंट रिकवर कर सकता है? द आंसर इज नो। यस इट इज एन एंडोर्समेंट, बिल्कुल गलत। नो इट इज नॉट एन एंडोर्समेंट, बिल्कुल ठीक है, एंडोर्समेंट ही वैलिड नहीं है, क्योंकि एंडोर्समेंट से क्या होगा? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट खाली क्या करेगी? जब तक डिलीवरी नहीं होगी। एस पी डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक। पी कैसे होल्डर बन गया? होल्डर वो होता है जो नेगोशिएशन से इंस्ट्रूमेंट लेता है। पी को नेगोशिएशन कैसे हो गई? समझ आई बात? अगर ये क्वेश्चन मुझे 4 नंबर पे आता
तो मैं क्या लिखता, मैं डिलीवरी के बारे में लिखता, मैं होल्डर की डेफिनेशन लिखता और मैं नेगोशिएशन की डेफिनेशन भी लिखता। मेरे पास लिखने पे कम नहीं है। द ओनली थिंग इज आई हैव टू यूज माई कॉमन सेंस एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग दीज टेस्ट, ताकि वो जो कॉमन सेंस जो दबी पड़ी है वो उभरना शुरू हो जाए। तो नो इट इज नॉट एन एंडोर्समेंट। तीसरा यस, जहां यस नजर है वो तो है ही गलत। फिर नो इट इज नॉट एन एंडोर्समेंट एज एन इंडोर्स इट टू सी एंड नॉट द पी, एन इंडोर्स इट टू सी एंड नॉट द पी, ये तो है ही गलत। एन ने इंडोर्समेंट किया ही कहां, समझ आई बात? चले क्वेश्चन नंबर 9। इन रूपाली मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ऑथराइज कैपिटल 50,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 each एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 4,50,000। 1,000 shares are jointly held by Abir and Abhik. अच्छा, jointly. Another 800 shares are jointly held by Seema and Srividya. Jointly. Another 1,200 are jointly held by Ramesh, Raksha and Rajneesh. ये एक मेंबर, ये दो मेंबर, ये जुड़ गए, 3 मेंबर हो गए। Further 42,000 शेयर आर हेल्ड बाय 193 इंडिविजुअल, तो टोटल हो गए 196 मेंबर। इज इट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू इंडक्ट मोर मेंबर? क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और मेंबर एडमिट हो सकते हैं? हाँ, 4 का भी स्कोप है। सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन पे बोला है क्वेश्चन, बताओ, कमाल ही हो गई। The company is unable to induct more persons since it is already has 200 individual member, गलत। The company can induct 4 person as member, absolutely right। कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अब हम आते हैं जी केस स्टडीज के ऊपर। तो बेसिकली एक दिक्कत ये आती है हमें कि सर केस स्टडी देखकर लगता है मन से एक आवाज फूटती है, मन से एक लड्डू तो फूटता है कि सॉल्यूशन तो पता लग गया, बट उस लड्डू को एक दूसरी टेंशन बेकार कर देती है कि आंसर की शुरुआत कहां से करूं। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले ऑडिट की प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की एक क्लास ली थी। मैं आज वो टेलीग्राम पे वो क्लास भी अपलोड कर रहा हूं। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाली क्लास देखकर, पहले ये छोटी क्लास होगी, पहले ये देख लीजिएगा, उसके बाद उस क्लास को देख लीजिएगा। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा केस स्टडी के ऊपर। यही तरीका है केस स्टडी को सॉल्व करने का कि बार बार नंबर ऑफ केस स्टडी सॉल्व करो। इतनी केस स्टडी अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्वेश्चन केस पढ़ते ही हमें जवाब पता लग जाए। इसलिए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अगर आपने कर लिया तो समझ लो आप गंगा नहाए। इसी सीरीज में एक और बात बता दूं कि अगला टेस्ट जो है वो जनरल क्लॉज एक्ट प्लस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का है, क्योंकि उन दोनों की वेटेज बहुत ज्यादा है एग्जाम में, अराउंड 20 मार्क्स की। इट इज पॉसिबल कि नेक्स्ट टेस्ट जो है वो अराउंड 50 मार्क्स का हो सकता है। केवल इन 2 चैप्टर का टेस्ट 50 मार्क्स का। यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जी कैडिला लिमिटेड इनकर्ड लॉसेस। ये क्वेश्चन जो है आपकी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में भी दिया और इस बार का एमटीपी का क्वेश्चन है। कैडिला लिमिटेड इनकर्ड लॉस इन द बिजनेस अप टू करंट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018-2019। करंट क्वार्टर तक लॉस हुआ है। द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 12, 15, 18 respectively in the immediate preceding 3 years. In spite of the loss, the board of directors of the company have decided to declare interim dividend at the rate of 15% for the current financial year. Okay. Examine the decision of the Cadila. जहां पर इंटरिम डिविडेंड नजर आ जाए समझ लेना सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 पूछ लिया गया है। अब देखो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो सेक्शन के साथ लिखो या बिना सेक्शन के लिखो। हालांकि बिना सेक्शन के लिखा तो तुमने मतलब पोपली से पढ़ा पढ़ाया बेकार कर दिया, समझ लो सब कुछ। सेक्शन बार बार क्लास में चिल्लाया, हर क्लास में चिल्लाया कि भैया सेक्शन याद करने हैं, उसके बिना जिंदगी झंड है इंटर में।
तो इसलिए याद कर लिया हो तो बहुत अच्छा, ना किया हो तो फिर ईश्वर मालिक है, क्योंकि आपकी जो लिख के आओगे वो भी मुझे लगता है लॉ की लैंग्वेज शायद ना हो, अपनी लैंग्वेज में ही लिख के आओगे, क्योंकि जो सेक्शन याद नहीं कर पा रहे वो अंदर का कंटेंट क्या याद करेंगे, मुझे तो इसमें दिक्कत है। मगर अगर सेक्शन याद है तो पंच लाइन ऐसी मार के आना ना कि वो सामने वाला भी देखे। देखो इन शब्दों का मुंह काला गया हुआ है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का तरीका है, उसे बताओ ओए हेलो सुन, इस सेक्शन पे बेस्ड तूने पूछा है हमसे, गिवन केस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सर अगर 2 सेक्शन पूछे हो तो ऑडिट के भी जब वो कराया था प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन उसमें भी बताया तो क्या होगा, और अभी एक और आएगा उसमें भी बताऊंगा क्या होगा। तो गिवन केस इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। खाली 123(3) लिखा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कौन सा एक्ट? खाली कंपनीज एक्ट लिख दिया मार्क्स नहीं मिलेंगे, कौन सा कंपनी एक्ट? 1956 या 2013? पूरा लिखो ना 2013, समझ आई बात। अब इसका प्रोविजन लिखो 123 सबसेक्शन 3, ये देखो जी, ये स्टेप नंबर 1 है। मार्क्स देखिए कितने हैं, 6 नंबर। भाई साहब सब कुछ लिख दो, सब कुछ जो आता है इंटरिम डिविडेंड पर, वो जितना भी आता है वो 123(3) में ही है। 123 सबसेक्शन 3 कुछ मत छोड़ो, लिखते जाओ बस। एक पेज जो मिला होता है वो एक पेज सामने वाला, वो पूरी शीट भरनी है 6 नंबर के लिए। तो अपने पेन को रुकने मत देना। क्या है 123(3) का प्रोविजन? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, यानी कि किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में भी और फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के अंत से लेकर एजीएम तक भी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। कहां से? आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आउट ऑफ द सरप्लस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो बैलेंस शीट में आ रहा होगा। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि आपने बैलेंस शीट डेट से लेकर फाइनेंशियल ईयर एंड से लेकर 1 अप्रैल 2018 31 मार्च 2019 इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस कब जाके मेंबर अप्रूव करेंगे? एजीएम के अंदर, ठीक है ना। इस फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अप्रूवल कब मिलेगी? एजीएम के अंदर। आपने देखा फाइनेंशियल ईयर में ज्यादातर कंपनियां ऐसे ही करती हैं। क्या करती हैं कि 18-19 का फाइनेंशियल ईयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती हैं। कब? यहां पे बीच में कहीं, यहां बीच में, एजीएम से पहले एजीएम में तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है, बट बीच में इस प्रॉफिट में से इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है कंपनी। तो कौन सा प्रॉफिट है? आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर विद द इंटरिम डिविडेंड इज सॉट टू बी डिक्लेयर्ड, यानी कि वो फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट जिसमें से आप डिविडेंड देना चाह रहे हो, मतलब 18-19 का प्रॉफिट। थर्ड कहता है आउट ऑफ द प्रॉफिट जनरेटेड इन द फाइनेंशियल ईयर टिल द क्वार्टर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, मतलब अगर आप यहां पर भी इंटरिम डिविडेंड देना चाह रहे हो तो इसका जो प्रॉफिट है ये 1 अप्रैल से लेकर ये डेट तक का भी जो प्रॉफिट है इसमें से भी दे सकते हो। ये थर्ड पॉइंट कहता है। पहला पॉइंट कहता है बैलेंस शीट का क्रेडिट बैलेंस, दूसरा पॉइंट कहता है 18-19 के प्रॉफिट में से यहां पर एजीएम से पहले आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। तीसरा पॉइंट कहता है इसी प्रॉफिट में से, इस करंट ईयर का ही ये जो चल रहा है इसी के प्रॉफिट में से यहीं पर डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है जी। बट एक बात ध्यान रखना, अगर करंट ईयर में कंपनी ने लॉसेस इनकर्ड किए हैं ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जिस डेट को आप डिक्लेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगस्त में डिक्लेयर कर रहे हो, तो पिछला क्वार्टर एंड कब हुआ होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तो नहीं, तो अगस्त में डिक्लेयर कर रहे हो मान लीजिए, तो जून तक के क्वार्टर में अगर कंपनी को लॉस हुआ है, where the company has incurred loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of dividend, such interim dividend shall not be declared। तो फिर अगर करंट क्वार्टर में लॉस है तो वो जो डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर करना जा रहे हो वो किसी भी हालत में पिछले 3 फाइनल डिविडेंड, जो फाइनल डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं उनके एवरेज से, पिछले 3 साल के फाइनल डिविडेंड के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करंट ईयर में लॉस है? यस, लिखा हुआ है। तो इसलिए हाउएवर वाले पैराग्राफ के अंदर आपने फॉल कर दिया। कहता है इनकर्ड लॉस इन द बिजनेस अप टू द करंट क्वार्टर।
तो आपने वहां पर फॉल किया, और अगर आप वहां पर फॉल करते हो तो फिर इन तीनों का एवरेज निकालो, 12 और 15 27 और 18 कितना हुआ, 30 45 डिवाइडेड बाय 3 15%। आप 15% से ज़्यादा नहीं दे सकते, आप 15% ही ऑफर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप देखना, सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 पूरा प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा है, पूरा प्रोविजन ये आपको आता है, आपकी कॉपीज में लिखा हुआ है। और जिन्होंने मेरे से नहीं भी पढ़ा, उन्होंने जिससे भी पढ़ा हुआ उन रिस्पेक्टेड फैकल्टीज के बुक्स में या कॉपीज में होगा, क्योंकि लॉ तो लॉ ही है ना भाई। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है, जहां पर आप गिवन केस को यूज करते हो। गिवन केस कैसे यूज करते हो? गिवन केस में यूज करते हो, बताइए इस केस में क्या हुआ, इन द गिवन केस। अब ये पूरे का पूरा पैराग्राफ लिखा है क्या? नहीं, इसे समराइज करके लिखो। देखो समरी लिखिए, इन द इंस्टेंस केस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15%। समरी लिखो, क्यों? क्योंकि ये समाज सेवा है, इसके मार्क्स नहीं है, ये तो स्टेप बाय स्टेप दिखाने के लिए है। इन द गिवन केस दूसरा स्टेप पूरा हुआ। अब आइए स्टेप नंबर 3 कंक्लूजन, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। एग्जामिनर सबसे पहले यही स्टेप देखेगा आपका, तो इसे ज़्यादा लंबा मत लिखना। जहां नंबर आ जाए, नंबर फॉर एग्जांपल 15% मार्क कर देना, जहां नंबर आ जाए मार्क कर देना, जहां परसेंटेज कुछ आ जाए मार्क कर देना। न्यूमेरिक वैल्यू को आप मार्क करके आना, और न्यूमेरिक वैल्यू को हमेशा नंबर में ही लिखना, कभी अल्फा टर्म्स में मत लिखना कि 15% को लिख रहे हो 15% ऐसी की तैसी। ये क्या है? ये सीधा लिखो 15%, उसे उसका ध्यान आकर्षित करो। यहां पर अंग्रेजी में तो पता नहीं, बहुत सारी अंग्रेजी में वो अंग्रेजी चली जाएगी, वो उसके ध्यान में ही नहीं आएगा, इतना टाइम नहीं होता उसके पास पेपर पढ़ने का। तो स्मार्टली प्ले करो। तो कंक्लूजन मैं कह सकता हूं, डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डिक्लेयर 15% ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज जस्टिफाइड। Interim dividend by Cadila Limited shall not be declared at a rate higher than the average dividend declared by the company during the immediate preceding 3 financial year। ये कंक्लूजन लिख दिया आपने, कोई दिक्कत? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11। अब तो लग रहा होगा कि हाँ, अब तो लग रहा है यार आसान सा है। अगले टेस्ट में देखना, अभी 4-5 टेस्ट तक यही लगेगा कि करना मुश्किल लगेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आसान लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मनोज ओज मनी टू उमेश, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार के एमटीपी का क्वेश्चन था ये। मनोज ओज मनी टू उमेश, देयरफॉर he makes a promissory note for the amount in favor of Umesh. For the safety of transmission, he cuts the note in half and post 1 half to Umesh। वारे जाऊं ऐसे कॉमन सेंस पर। कहता है प्रॉमिसरी नोट बनाया उमेश के लिए, बनाने के बाद उसे आधा फाड़ दिया, एक हिस्सा उमेश को भेज दिया सिक्योरिटी रीजन से। He then changed the mind and called upon Umesh to return the half of the note। उमेश को कहा वापस भेज दे मुझे, वो भी आधा भी। उमेश ने कहा अबे जाना, मुझे वो जो आधा रह गया है वो मुझे वापस कर। अब तो मैंने तुम्हें पैसा देना है, मैंने आधा प्रोमिसरी नोट तुम्हें दे दिया। अब फोन किया, मैंने कहा यार वापस कर दो। तुम मुझे कह रहे हो पोपली सर ऐसा नहीं होता, जो आधा रह गया वो भी हमें दो। डिसाइड हाउ द राइट ऑफ द पार्टीज टू बी एडजस्टेड। बताइए पार्टीज के राइट्स क्या होंगे? बाप रे, क्या आपको ध्यान नहीं आता कि ये डिलीवरी के ऊपर है? और क्या ये डिलीवरी प्रॉपर डिलीवरी हुई है? नहीं हुई। हालांकि आपके प्रॉब्लम, आप जो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन दिए ना आपको, उसमें ऐसा क्वेश्चन है, बट मैं कहूंगा जो जिस लेवल का वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उससे भी +1 है, उससे भी +1 है मैं कहता हूं। हालांकि वो क्वेश्चन करने के बाद ये काफी हद तक आप सॉल्व कर लोगे। मनोज ओज मनी टू उमेश, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब सोचो डिलीवरी का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। कहता है सेक्शन 46, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट विद द डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द पर्सन कंसर्न्ड अंडर बोथ द मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इन्वॉल्व्ड। डिलीवरी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, कंडीशनल। मनोज उमेश को पैसे देने थे, मनोज ने उमेश को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीवर किया क्या?
कहाँ डिलीवर किया, वो तो आधा डिलीवर किया है, तो वो डिलीवरी थोड़े ना है। तो जब उमेश को डिलीवर ही नहीं हुआ तो उमेश कैसे मांग सकता है कि ला हाफ मुझे और दे दे? मांग सकता है? नहीं। डिलीवरी रेफर टू, देखिएगा एक नई लाइन, द होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट मियरली अ पार्ट ऑफ इट। ये जर्नल डेफिनेशन है डिलीवरी की, जो सीपीटी में आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखा होगा। डिलीवरी ऑफ हाफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड डिलीवरी। ये रूल्स रिगार्डिंग वैलिड डिलीवरी से लाइन लाई गई है। तो पार्ट डिलीवरी इज नॉट वैलिड, समझ आया? तो ये वो लाइन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक्चुअल में लाइन नहीं है, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट की लाइन है। इन द गिवन केस मनोज ओज मनी टू उमेश, ये गिवन केस का यूज किया, यहां तक पूरा प्रोविजन लिखा है, पूरा प्रोविजन। सर अब ये लाइनें हमें कहां से पता लगेंगी? ऐसी लाइनें बिल्कुल ठीक, ये प्रैक्टिस करने से आएंगी। 300 से ज्यादा केस स्टडी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की बुक में है, 300 से ज्यादा। समझ आया? तो मैंने कहा ना, वो कर लिया तो समझ लो गंगा नहाए, उसके बाद कुछ नहीं बचा। गंगा नहा लिया, अच्छे से गंगा नहा लिया फिर तो तुम। चलो जी, उसके लिए भी मैं अब लाइव क्लास ही रखूंगा, ताकि कोई भी क्वेरी हो तो आप लाइव, एकदम लाइव आ सके मेरे पास। इन द गिवन केस मनोज ओज मनी टू उमेश, ये गिवन केस का यूज किया। आइए कंक्लूजन पे। क्लेम ऑफ उमेश टू हैव द अदर हाफ ऑफ द प्रोमिसरी नोट टू हिम इज नॉट मेंटेनेबल। Manoj is justified in demanding the return of first half sent by him. He can change his mind and refuse to send the other half of the promissory note. मना कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसने डिलीवरी की नहीं है। जब डिलीवरी नहीं की तो उमेश का अधिकार कहां से आया? नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 में देखा, 3 स्टेप्स के अंदर डील किया। पहले प्रोविजन पूरा लिखा, फिर शुरुआत वही की, पंच लाइन से वही मुक्का मारा है। देखो, गिवन केसेस बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46। अच्छा सर, अगर सेक्शन ना आता हो पेपर में मान लो, तो क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करोगे? आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे, फिर आप करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फिर ऐसे लिखोगे। बट पर्सनली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप ऐसे कर रहे हो। 1-2 क्वेश्चन में किया तो समझ आता है, बट ज़्यादा में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाकी देखो, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 12 अब बिल्कुल ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कहता है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच द बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस। बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस कब हो सकता है? सेक्शन 91 पे क्लियर अटैक हुआ है कि जब जब बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा बना है जिसमें एक्सेप्टेंस मस्ट है, मगर बावजूद इसके भी एक्सेप्टेंस नहीं होती। फॉर एग्जांपल, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट है मगर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो इसे डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस कहते हैं। कौन कौन से और तरीके हो सकते हैं डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस के? अगर 48 घंटे के अंदर बिल एक्सेप्ट ना किया गया, जिसके नाम इंस्ट्रूमेंट लिखा गया, अगर उसकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और अगर ड्रॉई जिसने एक्सेप्टेंस देनी है वो मिल ही नहीं रहा। यही किया 91 के अंदर। सेकेंड पार्ट कहता है आल्सो एक्सप्लेन द कंसिक्वेंसेस ऑफ द चेक गॉट डिसऑनर्ड फॉर द इनसफिशिएंसी। सेक्शन 138 कंसिक्वेंसेस क्या होंगे चेक डिसऑनर्ड होने के? 2 गुना तक की पेनल्टी, 2 साल तक की सजा, और दोनों वही लिख के आना था। तो पहले सेक्शन 91 के बारे में लिखा, फिर डिसऑनर्ड ऑफ द चेक के बारे में लिखा। बस यहां पर कंक्लूजन नहीं है क्योंकि केस स्टडी नहीं है, तो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये अद्भुत क्वेश्चन था, इसे मार्क कर देना, पेपर के टाइम पे ऐसा क्वेश्चन करके जरूर जाना है। कोमल लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स एजीएम हेल्ड ऑन 27th of September 2019, referring to the provision of the General Clause Act and the Companies Act। बाप रे, जानबूझ के जनरल क्लॉज एक्ट बीच में घुसाया और कंपनी एक्ट एडवाइस करो द डेट ड्यूरिंग विच द कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड।
and the date during which the Komal Limited is required to transfer the unpaid or unclaimed dividend to unpaid dividend account. जनरल क्लॉज एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाया, इसलिए मैंने कहा अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सर जनरल क्लॉज एक्ट तो हमने पढ़ा नहीं, तो अब टेस्ट अगला उसका है तो वो पढ़ लोगे ना सर। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे? हाँ, था तो डिविडेंड के चैप्टर का ही ना मेनली। चलो खैर देखना शुरू करते हैं। अब आप एक बात देखोगे, कहता है डेट ड्यूरिंग विच द कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड, सेक्शन 123 पूछा है, सॉरी 127 पूछा है, 127। द डेट ड्यूरिंग विच द कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सेक्शन 124 पूछा है। दो पार्ट हैं और दोनों में अलग अलग सेक्शन पूछे गए हैं। काश ऐसा होता कि दोनों पार्ट में एक ही सेक्शन पूछा गया होता तो मैं सबसे पहले उस सेक्शन को लिखता, रेलेवेंट प्रोविजन, फिर कहता बेस्ड अपॉन द अबव प्रोविजन, दोनों के आंसर में करता फर्स्ट का और सेकंड का। परंतु यहां पर दोनों केस अलग अलग सेक्शन के ऊपर है, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि पहले 127 भी मेंशन करूं, 124 भी मेंशन करूं ना, ये गुच्चड़ मुच्चड़ नहीं मचानी। आसान रखना है जिंदगी को। कैसे आसान रखना है? पहला पार्ट उठाया, ये रहा, उसके बारे में लिखा कि गिवन सिचुएशन इज बेस्ड ऑन 127 एंड सेक्शन 9 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। 127 क्या कहता है? कहता है कि अगेन क्या कर रहा हूं मैं यार, अगेन कहता है सेक्शन 127 कहता है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड, डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाना चाहिए भाई। 30 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होके पे हो जाना चाहिए भाई, ठीक है ना। 30 दिन के अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए। फिर सेक्शन 9 भी इस बारे में क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट। अब ये बड़ी अच्छी बात बताता है, कहता है कि कई बार हमें नजर आता है कि 30 days फ्रॉम, 60 days फ्रॉम, कहते हैं जब भी आप ऐसे देखो 30 days फ्रॉम, 50 days फ्रॉम, 60 days फ्रॉम, तो जिस डेट से देख रहे हैं, मतलब 30 days फ्रॉम 10th of अगस्त, तो जिस डेट से देख रहे हैं उस डेट को छोड़ देना, उसके आगे के 30 days देखना। पढ़ो। फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टाइम द सेक्शन स्टेट दैट इन एनी लेजिस्लेटर, लेजिस्लेशन मतलब कानून, और रेगुलेशन मतलब जो कानून के ऊपर जो नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं, इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ डे, पहला दिन हटाना कौन सा, और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड फ्रॉम। जब भी फ्रॉम से होता है तो पहला दिन हटा देना, मतलब जिस दिन से देखना है उस दिन को हटा देना। एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट इन द सीरीज ऑफ डे और एनी अदर पीरियड ऑफ टाइम टू यूज द वर्ड टू। कई बार होता है ना अप टू 30th मई, अप टू 30th मई का मतलब क्या है कि 30 में इंक्लूडेड है, यानी कि एक्सक्लूड करना है जब फ्रॉम से होगा तो एक्सक्लूड करना है जिससे फ्रॉम होगा, और इंक्लूड करना है जहां पर टू आएगा, टू अप टू 30th मई, तो इसका मतलब टू इंक्लूड करना है। तो फिर अब पढ़िएगा, कोमल लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 27/9/2019 को, क्वेश्चन में दिया हुआ है 27/9/2019 को। लॉ हमारा क्या कहता है? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड विद इन, सॉरी, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिक्लेयर डिविडेंड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो यानी कि 27/9 को छोड़ दो, फ्रॉम आ रहा है, छोड़ दो 27/9 को, तो सितंबर में कितने दिन और बचे? 28, 29, 30, 3 दिन। अब कितने दिन और रह गए? 27 अक्टूबर, तो यानी कि 27 अक्टूबर को इंक्लूड कर दो, तो 27 अक्टूबर तक, अप टू 27 अक्टूबर तक कंपनी को डिविडेंड पे करना है। तो कोमल लिमिटेड विल बी रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड विद इन 28 टू लेकर और 27 अक्टूबर तक।
बोथ डेज इंक्लूसिव, ये दोनों इंक्लूज होंगे। समझ आ गया, ये जनरल क्लॉज एक्ट का इनपुट था। उसके बाद कहता है द डेट ड्यूरिंग विच कोमल लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनपेड डिविडेंड टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब ये सेक्शन 124 क्या कहता है? कहता है एज पर द प्रोविजन ऑफ 124 where a dividend has been declared by the company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of declaration to any shareholder entitled for the payment of dividend, the company shall within 7 days from the date of expiration of the period of 30 days, within 7 days from the date of expiry of these 30 days, पहले लिखा है विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डेट ऑफ डिक्लेरेशन को छोड़ो, अगले 30 दिन देखो। फिर जिस दिन वो एक्सपायर हो रहा है 30 दिन, उसको छोड़ो, अगले के 7 दिन देखो, अगले 7 दिन। ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनपेड टू अ स्पेशल अकाउंट टू बी कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी तुमने डिविडेंड पे नहीं किया और किसी ने क्लेम नहीं किया, तो उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 दिन के अंदर भेज देना। अब कोमल लिमिटेड को कब तक अमाउंट ट्रांसफर कर देना चाहिए? देखो जी, 30 दिन कहां से आ रहे हैं? 30 दिन कब तक आ रहे हैं भाई? डिविडेंड डिक्लेयर से 30 दिन 27 अक्टूबर तक आ रहे हैं, तो ऊपर देखा हमने। तो अगले 7 दिन मतलब 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक, बोथ डेज इंक्लूसिव, आपको ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे आधारित क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रहना। सेक्शन 9 जनरल क्लॉज एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Now come to question number 14. Discuss with reason whether the following person can be called as a holder under the Negotiable Instrument Act 1881. तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आ जाए ये होल्डर है कि नहीं है, तो सबसे पहले सेक्शन 8 में जो होल्डर की डेफिनेशन है उसे लिखो। होल्डर मीन्स अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन पोसेशन एंड एंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट मेंशन देयरइन। ये लिख के आओ सेक्शन 8 की डेफिनेशन। जिसके पास राइट ऑफ एंटाइटलमेंट है, मतलब अपने पोसेशन में रखने का अधिकार है, प्लस उस पर पेमेंट रिकवर करने का अधिकार है। जिसके पास दोनों अधिकार है वो होल्डर है। अच्छा, पहला एक्स हु ऑब्टेन अ चेक ड्रॉन बाय वाई बाय द वे ऑफ गिफ्ट, यानी कि एक्स ने जो चेक प्राप्त किया है, किससे प्राप्त किया है? वाई से प्राप्त किया है। कैसे प्राप्त किया है? एज अ गिफ्ट प्राप्त किया है। अगर एज अ गिफ्ट प्राप्त किया है तो बताइए क्या नाम है उसका? एक्स। तुम्हारे पास इसको, इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखने का अधिकार है? यस। गिफ्ट मिला तो आप अपने पास रख सकते हो और इसकी पेमेंट भी रिकवर कर सकते हो? यस। तो क्या आप होल्डर हो? यस, आप बिल्कुल होल्डर हो, क्योंकि राइट ऑफ पोसेशन प्लस राइट टू रिकवर है आपके पास। ए, द पेई ऑफ अ चेक हु इज प्रोहिबिटेड बाय द कोर्ट ऑर्डर फ्रॉम रिसीविंग द अमाउंट ऑफ चेक। ए जो पेई है उसे कोर्ट ने मना कर दिया है कि भैया आप एंटाइटल नहीं हो, आप एंटाइटल्ड नहीं हो, रिसीविंग से मना कर दिया है। मुझे तो दोनों कंडीशन पूरी करनी है, एंटाइटल टू रिटेन यानी कि एंटाइटल टू पोसेशन, पोसेशन का अधिकार है मगर रिसीविंग का अधिकार नहीं है, तो भी आप होल्डर नहीं हो, तो इसलिए आप होल्डर नहीं हो सेकंड केस में। थर्ड, एम हु फाइंड अ चेक पेबल टू बियरर ऑन द रोड एंड रिटेन इट। बेटा एम बड़ी सीधी सी बात है, तू फिर भी होल्डर नहीं है, चाहे बेशक तू बियरर बन के इसकी पेमेंट रिकवर कर सकता है, बेशक बियरर है तो इसकी पेमेंट तो रिकवर कर सकता है, मगर तेरे को ये इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखने का अधिकार था? नहीं था, क्योंकि तेरे पास पोसेशन का अधिकार नहीं था। तो बेशक पेमेंट रिकवर कर पाया क्योंकि तू बियरर है, मगर क्योंकि पोसेशन का अधिकार नहीं था इसलिए तू होल्डर नहीं है। फोर्थ, बी द एजेंट ऑफ सी इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई विद एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट इंडोर्समेंट बाय सी हु इज द पेइंग। बी यानी कि जो एजेंट था सी का, और सी ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि जाके पेमेंट रिकवर कर ले, तो बी किसके बिहाफ पर काम कर रहा है? सी के बिहाफ पर। तो बी अगर सी के बिहाफ पर काम कर रहा है, दोबारा बोलता हूं, बी अगर सी के बिहाफ पर काम कर रहा है तो फिर होल्डर कौन हुआ? होल्डर तो सी है ना, बी थोड़े ना है। बी बेशक पेमेंट रिसीव कर सकता है मगर होल्डर तो सी रहेगा ना,
क्योंकि बी के पास ये इंस्ट्रूमेंट अपने नाम पर रखने का अधिकार नहीं था ना भाई। चले, फिर कहता है बी हु स्टील्स अ ब्लैंक चेक ऑफ ए एंड फोर्जेस द ए सिग्नेचर। बी, तुमने बेशक ए के सिग्नेचर फोर्ज किए, पेमेंट रिकवर कर ली, मगर बी, क्या तुम्हारे पास ये इंस्ट्रूमेंट रखने का अधिकार था? नहीं, तो तुम होल्डर नहीं हो, क्योंकि राइट टू पोसेशन नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। चले, कहता है रमन इज द पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक। जॉन steal the check and forges the Raman's signature and endorse the check in his own favor। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, मैं इसे मानता हूं। ये आपके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन में से दिया है मैंने क्वेश्चन। मर्केंटाइल बैंक वर्सेस डिसिल्वा का ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना। अगर ये मेरा पर्पस यहाँ पे प्रेजेंटेशन सिखाना नहीं था तो आप देख रहे होंगे मैंने प्रेजेंटेशन के नियमों का पालन नहीं किया है। मतलब पहले प्रोविजन लिखा, फिर इन द गिवन केस लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा। मेरा पर्पस यहाँ पे इस केस लॉ को समझाने का था, इस केस लॉ को पकड़वाने का था आपको। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जी, कहता है रमन इज द पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक। रमन इज द पेई ऑफ एन ऑर्डर चेक। रमन एक पेई है किसी ऑर्डर चेक पे। जॉन स्टील्स द चेक, वो चेक जॉन ने चुरा लिया। एंड फोर्जेस द रमन्स सिग्नेचर। अच्छा, यानी कि कोई चेक होगा जिस पे रमन पेई होगा, रमन पेई है, जॉन ने चेक चुरा लिया, जॉन ने उठा लिया और फोर्ज किए रमन के सिग्नेचर, मतलब इंडोर्स्ड टू जॉन, साइन बाय रमन। ये सिग्नेचर फोर्ज्ड किए, फोर्जरी हुई। फोर्जरी का यही कॉन्सेप्ट आपका आया था जब फोर्ज्ड सर्टिफिकेट हम कर रहे थे, जब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर, याद है? तो वहां पे भी कॉन्सेप्ट आया था। चलिए, फिर कहता है जॉन इंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट टू अनिल हु टेक द चेक इन गुड फेथ। जॉन ने अनिल को भेजा, अनिल गुड फेथ में है, यानी कि कंसिडरेशन भी है, प्लस गुड फेथ भी है, प्लस बिफोर मैच्योरिटी भी है। अच्छा सर, एक बात बता दो अब हमें, आप अपने आप ही अजम्पशन लिए जा रहे हो। कहां लिखा है कि ये बिफोर मैच्योरिटी है? कहां लिखा है कि ये कंसिडरेशन है? अपने आप ही अजम्पशन लिए जा रहे हो। मैं कहता हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कहां लिखा है कि कंसिडरेशन है, कहां लिखा है बिफोर मैच्योरिटी है? मैं कहूंगा लिखा है जी। कहां पर? सेक्शन 118 में। सेक्शन 118 क्या है? ये 118 बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। याद आया कि जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके अंदर कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं। पहला, हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं तो मान के चलता हूं कि कंसिडरेशन है। हर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं तो मान के चलता हूं कि बिफोर मैच्योरिटी ट्रांसफर हुआ है, जब तक कि कुछ अलग से ना दिया हो। समझ आई बात? तो गुड फेथ उसने दे दिया, कंसिडरेशन भी है, बिफोर मैच्योरिटी भी है, तो वो सारी कंडीशन पूरी हो रही है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स की होती है। यस, तो क्या अनिल सबसे रिकवर कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर फोर्जरी हुई है। ध्यान रखना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये एक्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स को यह अधिकार देता है कि अगर तुम्हारा टाइटल डिफेक्टिव है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया जिसमें टाइटल डिफेक्टिव है, तो तुम उसका डिफेक्ट दूर कर सकते हो। बट अगर टाइटल ही नहीं है, अगर टाइटल ही नहीं है
तो आप टाइटल जनरेट नहीं कर सकते। होल्डर इन ड्यू कोर्स आप टाइटल जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो इस तरीके से बड़े बड़े धुरंधर जो करोड़पति अरबपति बैठे हैं पता नहीं किस दिन सड़क पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोचो ना, मैं बड़ा आसानी से एक इंस्ट्रूमेंट बना लूंगा, बड़े आसानी से मैं एक इंस्ट्रूमेंट बना लूंगा जिसके ऊपर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? आई रतन टाटा प्रॉमिस टू ट्रांसफर my whole property to अमित पोपली। रतन टाटा, अब टाटा साहब तो साइन करने से रहे, ये तो मुझे भी पता था, तो मैंने उनके साइन फोर्जड कर दिए, उनको पता भी नहीं। अब आप लोग ये जानते हैं कि मान लीजिए कि मैं टाटा साहब से के साथ मेरा अच्छा उठना बैठना है, मैंने ये इंस्ट्रूमेंट आप में से किसी को ट्रांसफर कर दिया, आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, तो क्या टाटा साहब लायबल हो गए पे करने के लिए? उन्हें पता भी नहीं लगा कि वो बर्बाद हो चुके हैं। ये तो बड़ा गलत है। लॉ कहता है इसलिए फोर्जरी जो होती है ना, फोर्जरी उसका मतलब होता है नलिटी। फोर्जरी हमेशा नलिटी होती है, मतलब वो चीज निल है। अगर कोई चीज फोर्ज है तो मान के चलता हूं कि वो चीज है ही नहीं, और वो जब चीज है ही नहीं तो यहां पर आइएगा, जब रमन के साइन फोर्ज्ड हैं तो जॉन को के पास कोई टाइटल आया? नहीं, जॉन का टाइटल है ही नहीं, जॉन का टाइटल है ही नहीं। ये इंस्ट्रूमेंट अभी भी रमन का ही रहा, जॉन का टाइटल ही नहीं है। जब जॉन का टाइटल ही नहीं है तो अनिल, आप जॉन से टाइटल कैसे ले सकते हो? आप ले ही नहीं सकते, चाहे बेशक आप होल्डर इन ड्यू कोर्स की कंडीशन पूरी कर रहे हो, बट फिर भी अनिल आप जॉन से इंस्ट्रूमेंट लेकर उस पर रिकवरी नहीं कर सकते। इस पे एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कोर्ट का जिसका नाम है मर्केंटाइल बैंक वर्सेस डिसिल्वा। यहां पर देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए 4 या 6 नंबर का मान लीजिए आ जाए, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखते हुए कहां से शुरुआत करूंगा, ये जरूर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इस क्वेश्चन की शुरुआत मैं कैसे करूंगा। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर लिखूंगा होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, हु इज द होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 9 के अंदर पूरी उसकी डेफिनेशन लिखूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के ऊपर ही आ रहा है ना क्वेश्चन, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को मैंने डिफाइन किया। उसके बाद मैंने लिखा फोर्जरी कन्फर नो टाइटल एंड अ होल्डर एक्वायर नो टाइटल टू द फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट। ये पैरा लिख दूंगा फिर उसके बाद, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स डेफिनेशन लिखने के बाद ये वाला पैरा लिखा, मेरी लेंथ मैनेज। A forged document is a nullity. The property in the instrument remain vested. Remain vested का मतलब किसके अधिकार में रहेगी? In the person who is the holder at the time when the forged signature were put on it. जिस टाइम फोर्जरी हुई उस वक्त जो होल्डर था वही होल्डर रहेगा, यानी कि कौन? रमन, क्योंकि पे ही था, वही होल्डर था, तो उसी के अधिकार में रहेगा। फोर्जरी इज आल्सो नॉट केपेबल ऑफ बीइंग रेटिफाइड। फोर्जरी का रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर भी पढ़ा था आपने, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में। In the case of forged endorsement, the person claiming under the forged endorsement, even if he is a purchaser for value and in good faith, चाहे वो कंसिडरेशन में है या गुड फेथ एंड इन गुड फेथ में है, स्टिल ही कैनॉट एक्वायर द राइट ऑफ अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो, जानबूझ के उसने ये नहीं लिखा कि ये जो अनिल है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसने ये नहीं लिखा, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो सबसे रिकवर कर सकता है ना, इसलिए उसने लिखा अनिल बेशक वो व्यक्ति है जिसने कंसिडरेशन में लिया, जिसने गुड फेथ में लिया, जिसने बिफोर मैच्योरिटी लिया, बट स्टिल उसे मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कह रहा, क्योंकि उसने फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट लिया है। समझ आया? तो इस लैंग्वेज पे ध्यान रखना, अनिल को होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं लिखा है, क्योंकि उसने लिखा है कि अनिल बेशक जो तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, स्टिल उसके पास होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट नहीं है। Therefore the अनिल एक्वायर नो टाइटल ऑन द चेक, कोई टाइटल नहीं एक्वायर करेगा। और ये जो केस है इसको अंडरलाइन जरूर करके आना, बस इसका साइटेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिखना, मर्केंटाइल बैंक वर्सेस डिसिल्वा। समझ आ गई बात? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? चलो जी एक बार चर्चा दोबारा बोल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेट अस सी द बेनिफिट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये उस जमाने की बात है जो 2006 से पहले, जब कोई ऑनलाइन फाइलिंग नहीं हुआ करती थी, कोई mca.gov.in नाम की वेबसाइट नहीं होती थी। उस जमाने में सब कुछ फाइलों में रहता था, फिजिकल फाइलें होती थी, मोटी मोटी फाइलें लेके हम ऑफिसेस के, आरओसी के ऑफिस के धक्के खाते रहते थे सुबह से शाम तक। ये वो ज़माना था जब कंपनी खुलवाना एक मिशन होता था, 3-3 महीने कंपनी खुलवाने में लगते थे, और हमारे देश का नाम 190 देशों में 170 या 60 के बीच में आता था कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी कि हम सबसे पीछे थे, जिम्बाब्वे वगैरह की तरह थे हम। कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। कंप्लेन करनी है किसी कंपनी की, बस पत्राचार करते रहो, जवाब आ रहा है नहीं आ रहा पता ही नहीं, वहां जाओ वो कहते थे हमें मिला ही नहीं। हालात बहुत ज़्यादा खराब थे उस वक्त। तब 2006 में टीसीएस, टाटा ने, मैं देखता हूँ इस देश में हर अच्छे काम की शुरुआत कहीं ना कहीं टाटा ही करते हैं, तो टीसीएस ने मिनिस्ट्री ऑफ उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा कि हम 21st सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं और हम आपकी मदद करना चाहेंगे, आपके पूरे स्ट्रक्चर को ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहेंगे। बहुत सस्ते, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट में टीसीएस ने प्रोजेक्ट उठाया, 6 साल का एग्रीमेंट हुआ, और टीसीएस ने ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद की और वेबसाइट डेवलप की mca.gov.in। आज उस वेबसाइट पे बैठे बैठाए हम सारी फाइलिंग कर देते हैं। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन तो ऐसे हो गया, स्पाइस नाम की प्रोसेस आपने सुनी होगी, सुबह इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट फाइल करो, शाम को कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना हो इमीडिएटली आप फाइल कर सकते हो, कंपनी की कंप्लेन करनी हो इमीडिएटली 48 आवर्स में उनका रिप्लाई भी आ जाता है। किसी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस सर्च करना हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन है, वहां जाकर आप कंपनी की ये mca.gov.in के ही पब्लिक सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन 77 याद करो, जब मैंने चार्ज के बारे में बताया था सेक्शन 77 में, सेक्शन 77 जो कहता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज होता है। मान लीजिए एक कंपनी ने एसबीआई से लोन लिया, उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कंपनी गई एक्सिस बैंक के पास, और एक्सिस बैंक को कहा कि हमने लोन नहीं लिया। झूठ बोल रही है कंपनी। क्या एक्सिस बैंक के पास जरिया पता लगाने का कि कंपनी ने लोन लिया है कि नहीं? यस, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, यानी कि चार्ज की डिटेल भी पता लग जाती है। यस, सोचो कितने बेनिफिट हैं। इनकॉर्पोरेशन जल्दी हो जाता है, डॉक्यूमेंट फाइलिंग में आसानी होती है, कंप्लेन वगैरह जल्दी फाइल कर सकते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, इंडेक्सेशन ऑफ चार्ज वगैरह, चार्ज रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हो। यही तो बेनिफिट है। पढ़िएगा, एक्सपीडिशियस इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जल्दी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। सिंप्लीफाइड एंड ईज ऑफ कन्वीनियंस, सुगमता इन फाइलिंग ऑफ द फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। बेटर कंप्लायंस मैनेजमेंट, यानी कि लॉ का पालन करना बहुत आसान हो जाता है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, मैं कह सकता हूँ कि ये किसकी मदद के लिए है? असिस्ट द कंपनी, यानी कि कंपनीज को या फिर इन्वेस्टर्स को मदद करता है ये सिस्टम, उन्हें अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन एज वेल एज वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज एंड टाइमली रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, यानी कि अगर आप कंपनी के खिलाफ कंप्लेन फाइल करना चाहते हो तो आराम से कभी भी कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ये था जी हमारा टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन इस सीरीज में। अब हमारा टेस्ट नंबर 2 जो है वो है जनरल क्लॉज एक्ट प्लस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। मैंने पहले अनाउंस किया था कि उसमें एजेंसी भी आएगा, मैं एजेंसी नहीं दे रहा, अभी केवल यही 2 चैप्टर दे रहा हूँ, क्योंकि 20 नंबर की कम से कम इनकी वेटेज है, तो इसलिए इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ मैं। एजेंसी का टेस्ट मैं सेपरेटली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ ही लूँगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, थैंक यू।